नेपोलियन द ग्रेट कहलाने वाले नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व क्षितिज पर छाने वाला फ्रांस का वह शासक जिसे इतिहास बड़े ही सम्मान के साथ नाम लेता है, जिसे नेपोलियन द ग्रेट कहा जाता है। नेपोलियन कोड के लिए पूरे विश्व में याद किया जाता है और एक महान योद्धा, महान सेनापति और महान शासक के रूप में याद किया जाता है। उस नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी आज आपके साथ में साझा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को फ्रांस के कोर्सिका द्वीप के अजासियो में हुआ था। इनके पिता का नाम कार्लो मारियो बोनापार्ट और माता का नाम मारियो लेटेजिया रोमालिना था। नेपोलियन बोनापार्ट की शिक्षा दीक्षा सैन्य अकादमी में हुई थी और बहुत जल्द ही नेपोलियन बोनापार्ट सैन्य अधिकारी के रूप में, तोपखाना अधिकारी के रूप में सेना में बहाल हुए। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद अपनी प्रतिभा और अपनी योग्यता के चलते लगातार प्रोन्नति को पाते हुए वह सैन्य कमांडर के रूप में नियुक्त किए गए। फ्रांस में डायरेक्टरी शासन जो 1795 से लेकर के 1799 ईस्वी के बीच में जो डायरेक्टरी शासन था फ्रांस में, उसकी कमजोरी का लाभ उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट एक सैन्य तख्ता पलट के बदौलत 11 नवंबर 1799 ईस्वी को फ्रांस के सत्ता पर काबिज हो गए और एक काउंसिल नियुक्त किए गए। 18 मई 1804 ईस्वी को नेपोलियन बोनापार्ट अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। ठीक इसी वर्ष 1804 ईस्वी को ही नेपोलियन ने अपनी प्रसिद्ध नागरिक संहिता, जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 कहा जाता है और जिसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है, वह दुनिया के सामने प्रस्तुत की। और वह शासन का एक ऐसा सिद्धांत था, एक ऐसा कानून उन्होंने लाया जिसको आज भी दुनिया के विभिन्न देश फॉलो करते हैं। इसने नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस सहित यूरोप के अन्य देशों में भी काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया। क्या था नेपोलियनिक कोड, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए 1804 ईस्वी में जो नेपोलियनिक कोड लागू हुआ था, उसमें जो कुछ प्रमुख बातें थी, उसमें सबसे पहली बात थी कि कानून के समक्ष सभी नागरिकों को एक समान घोषित किया गया था। आपको पता है कि फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख आधार जो था, प्रमुख नारे थे, वो इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी था। तो इक्वलिटी सबको मिल गया। यह बहुत वहाँ के लोगों का जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति के नारे थे वह भी फुलफिल हो रहा था। यानी क्रांतिकारी सरकार के अनुसार ही इन्होंने अपने नागरिक संहिता को बनाया था। दूसरी, इसमें नागरिकों के संपत्ति के अधिकार भी बहाल किए और ये भी काफी महत्वपूर्ण सुधार था। इसके बाद पूरे देश में नाप तौल की एक समान व्यवस्था की थी। साथ साथ नेपोलियन बोनापार्ट ने पूरे देश के लिए एक करेंसी, एक ही मुद्रा का प्रचलन किया था। इस तरह से जो सुधार किए गए थे, ये सारे सुधार क्रांतिकारी सरकार के आदर्शों की तरह ही थे, इसलिए जनता में ये काफी लोकप्रिय हुए। फ्रांस के अगल बगल के भी जो देश थे, वह नेपोलियनिक कोड से वहाँ के लोग काफी प्रभावित थे और वह नेपोलियन को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी समझते थे। जब वह युद्ध के लिए आगे बढ़ रहा था, तो उस देश की सेना, चाहे बेल्जियम हो, हॉलैंड हो या स्विट्जरलैंड हो, वहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट का एक पक्ष तो ये था, लेकिन इसके दूसरे पक्ष भी थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने लोगों को जो अधिकार दिए थे, उसके साथ साथ राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए थे। प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया था और सेना में जबरदस्ती लोगों को बहाल किया जा रहा था, जिसके कारण जो लोग पहले नेपोलियन को मुक्तिदाता समझते थे, अब वो लोग नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ हो गए और उनसे उनका मोह भंग हो गया था। तो ये तो एक पक्ष हुआ कि नेपोलियन का जो राजनीतिक या एक शासक के रूप में जो योगदान है विश्व को, 1804 ईस्वी के सिविल कोड यानी नागरिक संहिता, उसके बारे में आप समझ चुके हैं। और वह एक डिक्टेटर के रूप में जिस तरह से अपने आप को मजबूत किया और जिस तरह से उसकी महत्वाकांक्षा पूरे यूरोप को जीत करके और यूरोप में
राष्ट्रवाद की लहर को पैदा किया था वह भी महत्वपूर्ण था। नेपोलियन बोनापार्ट 1803 ईस्वी से लेकर के 1815 ईस्वी तक लगातार युद्धों में लगा रहा। इसे नेपोलियनिक वार के नाम से इतिहास में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इन वर्षों में तकरीबन 60 से अधिक युद्ध नेपोलियन बोनापार्ट ने लड़े और उन 60 युद्धों में 7 युद्ध जो उनके जीवन के अंतिम समय में लड़े गए उसमें नेपोलियन को हार का सामना करना पड़ा। नेपोलियन का अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध था, जो ऑस्ट्रिया, रूस, ब्रिटेन, प्रशिया की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ा गया था बेल्जियम के वाटरलू नामक जगह में। इस युद्ध में नेपोलियन अंतिम रूप से नेपोलियन की हार हुई और नेपोलियन को गिरफ्तार करके अटलांटिक महाद्वीप के सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 5 मई 1821 ईस्वी को हो गई। तो ये तो नेपोलियन के जीवन की एक संक्षिप्त विवरण था। अब हम आपको इससे बताएंगे नेपोलियन दुनिया के सबसे महान शासक क्यों कहा जाता है। नेपोलियन एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था। नेपोलियन कहता था कि हमारे शब्दकोश में असंभव नाम का कोई शब्द नहीं है। उन्होंने उसका कहना था कि हमें हमेशा एफएनओ ट्रेडिंग अगर सही से करनी हो तो सही इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं यूज करता हूं ग्रो। ऑप्शन चेन से अपने ऑर्डर्स डायरेक्टली प्लेस करें, प्लस आप सिंगल स्क्रीन पे ओपन पोजीशंस और लाइव प्रॉफिट एंड लॉस भी ट्रैक कर सकते हैं। डाउनलोड ग्रो नाउ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. विवेक जी, मैं आज पहली बार आपसे मिला। मैंने बहुत सुना आपके बारे में, देखा भी, अच्छा है।